कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे मिला धूप में आने के बाद, मेरा अपना साया भी मुझे मिला धूप में आने के बाद। तो इसी बात कुछ लाइनों से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए मेहनत कितनी जरूरी है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी अपनी बाल विकास यानी कि सीडीपी की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। हम लोग ने शुरू कर दिया था अपना बुद्धि का सिद्धांत, और एक सिद्धांत पे हमने बात की थी हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, हमने सभी पर एक एक करके चर्चा भी की थी। उसके आगे आज हम लोग को अपनी आज की क्लास में बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास, और हेडिंग फिर से वही है जो कल थी, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में आज हम लोग को बात करनी है, यहाँ पर सेकंड नंबर का सिद्धांत है। हमको बात करनी है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत क्या होता है? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो यह आती है कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया किसने दिया बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपने अभी का यूपी टेट देखा हो या कोई भी एग्जाम देखा हो, बुद्धि से क्वेश्चन हर हाल में लगभग आते ही आते हैं। हालांकि आप सिलेबस उठा के देखोगे तो वहां पे आपको अब बुद्धि नहीं मिलती है, लेकिन इस बार का यूपी टेट भी उठा के देखोगे तो वहां पर आपको बुद्धि से क्वेश्चंस मिलेंगे। बुद्धि है नहीं सिलेबस में, था सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चंस आज भी पूछते हैं। सिर्फ टॉपिक हटाया है कहां से? सिलेबस से। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि सर सिलेबस में तो बुद्धि नहीं है तो बुद्धि क्यों पढ़ा रहे हैं। बुद्धि से आपके क्वेश्चंस फिक्स है कि आते हैं और आएंगे। ठीक है, त्रितंत्र का सिद्धांत दिया किसने है इसको? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग किसने दिया बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत? तो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अच्छा, क्या है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत ये समझते हैं। कुछ नहीं कहता है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, सिर्फ इतना कहता है कि हमारी जो बुद्धि है वो किस हिसाब से काम करती है, ये बताया है बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत ने। इसने बताया है बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, इसने बताया है कि जो हमारी बुद्धि होती है ये हमको पहले सूचना प्राप्त होती है, फिर उसको प्रोसेस करता है। हमको एक सूचना मिलती है, उस समस्या पर को ये प्रोसेस करता है, विश्लेषण करता है, और फिर उसका एक सॉल्यूशन निकाल के देता है। बस यही है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। समस्या प्राप्त होती है, फिर उसका विश्लेषण करती है बुद्धि और एक समाधान देती है। कुल मिलाकर जैसे आप एक कंप्यूटर देखते हो, जैसे एक कंप्यूटर कार्य करता है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। भाई कंप्यूटर को क्या होता है, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से उसके अंदर जानकारी डालते हैं, फिर वो अंदर ही अंदर उसको प्रोसेस करता है। जैसे आपने लिखा 2+2 तो क्या किया, 2+2 फिर इक्वल टू दबा दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2+2 इज इक्वल टू आपने लिखा, ये आपने किया क्या, इनपुट यानी कि सूचना दिया। उसके बाद कीबोर्ड उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उस जानकारी को प्रोसेस करता है कि 2 2 4, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, फिर 4 लिख के देता है, तो वो सॉल्यूशन हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से बताया है त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, कि बिल्कुल उसी तरह से हमारा दिमाग काम करता है कि हमको एक सूचना मिलती है, हमारी बुद्धि उस पर विश्लेषण करती है और फिर उसके बाद एक समाधान भेजती है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि त्रितंत्र सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि को एक सूचना प्राप्त होती है, बुद्धि हमारी उस पर एक विश्लेषण करती है और फिर एक समाधान देती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत का क्या मतलब हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आइए बिल्कुल सहज सी भाषा में, बिल्कुल आसान सी भाषा में इसको समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। यह सिद्धांत बुद्धि को प्राप्त सूचना, बुद्धि को प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण के आधार पर विश्लेषण कर
समस्या समाधान, समस्या समाधान, समस्या समाधान पर जोर, समस्या समाधान पर जोर देता है, समस्या समाधान पर जोर देता है। यह सिद्धांत बुद्धि को प्राप्त सूचना के आधार पर विश्लेषण कर समस्या समाधान पर जोर देता है। ये हुई आपकी एक सिंपल सी बात। आई बात समझ में? यह सिद्धांत जो बुद्धि को प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर बुद्धि को प्राप्त सूचना, ये हुआ आपका पहला स्टेप, विश्लेषण करना दूसरा स्टेप, और समस्या समाधान पर जोर देता है, ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। ठीक है, यही 3 स्टेप होते हैं। इसलिए कुछ विद्वान इसे सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन्होंने 3 प्रकार की क्षमताओं का वर्णन किया है। इन्होंने यानी कि किसने? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने 3 प्रकार की क्षमताओं, इन्होंने 3 प्रकार की क्षमताओं का वर्णन किया है, पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा अनुभविक या प्रयोगात्मक होता है। दूसरा क्या होता है? अनुभविक या प्रयोगात्मक, अनुभविक या प्रयोगात्मक। अब तीसरा क्या होता है आपका? पहला हो गया विश्लेषणात्मक, दूसरा अनुभविक, तीसरा परिस्थितिगत या संदर्भिक भी बोलते हैं, परिस्थितिगत या संदर्भिक। परिस्थितिगत या संदर्भिक बुद्धि। ठीक है, विश्लेषणात्मक, अनुभविक या परिस्थितिगत बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने। इसको आप बुद्धि लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर रहे कि किसकी बात हो रही है, बुद्धि और बुद्धि। चलिए, तो ये रहा 3 प्रकार की क्षमताओं का वर्णन किया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। कितने प्रकार बताए? याद रखना है, 3 प्रकार बताए, विश्लेषणात्मक, अनुभविक और परिस्थितिगत। विश्लेषणात्मक, अनुभविक और परिस्थितिगत। इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कि क्या कहता है इनका विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या कहती है? पहला विश्लेषणात्मक, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है विश्लेषणात्मक। जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है? इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार की क्षमता में, चलिए देखते, इस प्रकार की, जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वही है ये। इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में हमको कौन सी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, उस हिसाब से वर्तमान, इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर, वर्तमान सूचना
के आधार पर, वर्तमान सूचना के आधार पर वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। मतलब प्रेजेंट में हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसी के अनुसार हमको इंफॉर्मेशन लेके और फिर उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। मतलब हमको प्रेजेंट में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उन्हीं को लेकर के, उन्हीं का यूज करके समस्या का समाधान किया जाता है। यही तो मैंने आपको बताया था त्रितत्व के सिद्धांत। अब यहाँ पे अंतर कहाँ है ये देखना है। तो देखो जो आपका पहला पार्ट है विश्लेषणात्मक, इसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 पार्ट्स में बांटा। इसको रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 पार्ट्स में बांटा। कौन कौन से 3 पार्ट्स? पहला अग्राहण या फिर इसको बोलते हैं प्राप्ति, मतलब सूचना का मिलना, अग्राहण या प्राप्ति। सेकंड क्या है? मेटा घटक या वृहद घटक। मेटा घटक या वृहद घटक भी ले सकते हो आप, मेटा घटक या वृहद घटक। और फिर तीसरा क्या है? पहले आप सूचना आपको मिली, फिर मेटा घटक हुआ, यानी कि उसका प्रोसेस हुआ, ठीक है, मेटा घटक हो गया, और फिर आता है आपका क्रियान्वयन, मतलब कार्य करना। अब यहां तो अग्राहण या प्राप्ति आपको सीधे समझ में आ गई होगी कि सूचना को प्राप्त करना, सूचना प्राप्त करना क्या है? सूचना प्राप्त करना। फिर मेटा घटक में क्या होता है? मेटा घटक या वृहद घटक, यहीं पे क्या कहते हैं इसको कि सूचना पर विचार विमर्श या विश्लेषण करना। मतलब प्रोसेस यहां पे हो रहा है, सूचना पर विचार विमर्श, सूचना पर विचार विमर्श या विश्लेषण, यही है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है तो यही है, सूचना पर विचार विमर्श या विश्लेषण हुआ यहाँ पे क्रियान्वयन। अब देखो सूचना मिली, सूचना पर विचार विमर्श हुआ, विश्लेषण हुआ कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लास्ट में क्या होगा? क्रियान्वयन होगा। यानी कि अब जो आपने देखा कि इस हिसाब से हमको ये परिस्थिति ऐसी है, इस हिसाब से हमको कार्य करना चाहिए सूचना के आधार पे, तो अब यहाँ पे क्रियान्वयन करेंगे तो क्या होगा? व्यवहार करेंगे, व्यवहार करना, व्यवहार करना, यहाँ पे व्यवहार करना हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला टाइप जो आपने लिखा था विश्लेषणात्मक। इस प्रकार की क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। पहला दूसरा मेटा घटक, तीसरा क्रियान्वयन या व्यवहार करना। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सिंपल था, जैसे सिद्धांत था बिल्कुल वैसा ही था ये। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, जो आपका दूसरा है अनुभविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। सेकंड अनुभविक या प्रयोगात्मक, प्रयोग करके। और अनुभव से आपको एक चीज तो समझ में आई गई होगी कि यहाँ पे कार्य कैसे होगा? पूर्व अनुभव के आधार पे, आपको पूर्व अनुभव के आधार पर समस्या का समाधान होगा, अनुभविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। समझ में आया ना? यहाँ पे अनुभव के आधार पर तो क्या समझ में आया कि आपको पूर्व में क्या अनुभव है उस समस्या के बारे में, उस पे उसको देखते हुए आप समस्या का जब समाधान करते हैं तो क्या होता है? अनुभविक या प्रयोगात्मक बुद्धि। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा लिख लो कि इस क्षमता में समस्या, इस क्षमता में समस्या समाधान, इस क्षमता में समस्या समाधान पूर्व अनुभव
समस्या समाधान पूर्व अनुभव के आधार पर इस क्षमता में समस्या समाधान पूर्व अनुभव के आधार पर होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, आपको आसान सा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुभव के आधार पर आपको समस्या समाधान करना है। इसके दो पार्ट हैं, मतलब इसको दो चरण में बांटा गया है। इसके दो चरण हैं, इसके दो चरण हैं, इसके दो चरण हैं। कौन कौन से दो चरण हैं उनको देखते हैं। पहला आता है इसमें नवीनता, नवीनता। दूसरा आता है इसमें परिचालन या स्वचालन, परिचालन या स्वचालन। अब नवीनता में देखते हैं कि क्या होता है। देखो समस्या, यहां पर भी आपको समस्या आएगी, फिर दिमाग क्या करेगा, आपको जैसे आपने समस्या आई आपके पास, एक एग्जांपल के जरिए उसको समझते हैं कि समस्या आई। अब मान लिया कि आपको साइकिल चलाना आता है, ठीक है, आपको साइकिल चलाना आता है, ठीक है। अब आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बैलेंसिंग करना आपको आ गया है, हैंडल संभालना आपको आ गया है, हैंडल संभालना आ गया है, बैलेंसिंग करना आ गया है। अब वहां पे क्या पैडल मारते थे, यहाँ पे आपको क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, इन तीनों का जो कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें जो सामंजस्य बैठाना है, बस यही सीखना होता है। हॉर्न कब बजाना है, इंडिकेटर का प्रयोग करना है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं है। अब बैलेंसिंग और हैंडल संभालना आपको पहले से आता था, तो वो पार्ट हट जाएगा ऑटोमेटिकली, हट जाएगा वो पार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे मान लिया कि आप सेब काटते हो बिना छीले काटते हो पहले, ठीक है, एग्जांपल के जरिए समझिए, बहुत आसानी समझ में आए। जैसे आप मान लिया आपको सेब काटना आता है, सेब काटना आता है, ठीक है, तो सेब आप जब काटते हो तो सेब आपको काटना आता है, पर छीलना नहीं होता था, सिर्फ काटना होता था। आपको काटना तो आ गया। अब आपको कोई कह दे कि लौकी काटना है, लौकी तो सब्जी है तो उसको छीलना भी पड़ता है। अब जब लौकी छीलना पड़ता है तो यानी कि आपको वहां पे क्या है, नई चीज क्या मिली कि लौकी छीलना भी आना चाहिए। तो काटना आता था, अब वहां पे काटने वाला पार्ट समझ हटा देगा दिमाग कि चलो हमको काटना आता है, छीलना कैसे, इस पे काम करेगा, इसको छीलते कैसे, काट तो आप फिर भी लोगे। बस वही चीज है यहाँ पे, अनुभव के आधार पे जब दिमाग काम करता है तो क्या होता है, नवीनता। समस्या का वह भाग जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता, समस्या का वह भाग जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता, पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता, पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका नवीनता, समस्या का वह भाग जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता। फिर आता है परिचालन या स्वचालन। इसमें क्या होता है कि सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन होगा जो आपके लिए नया होगा, समस्या का जो भाग आपके लिए नया होगा बस उसी पे कार्य होगा, यही होता है परिचालन या स्वचालन। सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन, सिर्फ उसी भाग का, सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन, सिर्फ उसी भाग का क्रियान्वयन जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता, जो पूर्व अनुभव से मेल नहीं खाता। अच्छा ये बताना कि ये समझ में आया, अगर ना समझ में आया हो तो इसको हम लोग और एग्जांपल है, और एग्जांपल लेके समझ लेंगे। आप बताइए कि ये समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया हो तो और एग्जांपल लेके समझे। नहीं आया, चलो एक मैथ्स का सिंपल सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो आपको पता था कि 2 + 2 4 होता है, ये आपको पता था, ठीक है, इतना आपने सीख लिया था पहली क्लास में। अब जब दूसरी क्लास में आप गए
तो आपको फिर से टीचर ने सवाल दे दिया कि 32 प्लस 32 कितना होता है। अब लो, अब हो गई दिक्कत कि भाई 2 प्लस 2 तो पता था, ये टीचर ने ये क्या किया, 32 प्लस 32 दे दिया। तो आपका दिमाग क्या करेगा कि उसको पता है कि 2 प्लस 2 4 होता है, तो इस पे उसको दोबारा से कार्य करने की जरूरत नहीं है, इतने को वो हटा देगा। ढूंढेगा कि समस्या में नवीनता कहां है, तो समस्या में नवीनता 3 प्लस 3 है, तो इसको तो वो फट से पूर्व अंगों के आधार पर लिख देगा 4। अब 3 प्लस 3 कितना होता है, इस पे वो काम करेगा, उसको पता है कि ये नया पार्ट है, ये नया है, तो इस पे वो काम करेगा। यहाँ पे 3 डंडी फिर बनाएगा, 1 2 3 1 2 3 2 बार 1 2 3 4 5 6। अब इसने उस पे काम किया, यहाँ की ये ढूंढा पहले, इसको बोला नवीनता, और फिर जो ये रिजल्ट निकाल के दिया हमको 6, ये हो गया आपका परिचालन या स्वचालन। अब बेटा समझ में आ गया? अगर अब नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, फिर से कोई दूसरा एग्जांपल लेके समझाएंगे, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो बिल्कुल इससे डर के भागना नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट आपकी बुद्धि की बात करें, जो आज का थर्ड टाइप था, बहुत ही मजेदार टाइप रहने वाला है ये। क्या है? संदर्भित। संदर्भित या परिस्थितिगत। संदर्भित या परिस्थितिगत। जब परिस्थिति के हिसाब से बुद्धि कार्य करे, समय के अनुसार बुद्धि कार्य करे, तो उसको बोलते हैं संदर्भित या परिस्थितिगत बुद्धि, ठीक है? संदर्भित या परिस्थितिगत बुद्धि, ठीक है? जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो, जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो, तो वहां पे क्या होता है? संदर्भित या परिस्थितिगत बुद्धि। जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो, जब समस्या समाधान परिस्थिति के अनुसार हो, तो वहां पे क्या होगा? संदर्भित या परिस्थितिगत बुद्धि। अच्छा, आप इसको समझते हैं कि कैसे? इसके 3 अंग है, ठीक है? इसके 3 चरण या 3 अंग है, ठीक है? इसके 3 चरण है, लिखते हैं इसको। इसके 3 चरण हैं, इसके 3 चरण हैं, इसके 3 चरण हैं, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है? पहले तो हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। अनुकूलन। दूसरा होता है चयन, और तीसरा होता है आकृति निर्माण, ठीक है? अनुकूलन, चयन व आकृति निर्माण, 3 क्वालिटी, 3 इसके चरण है। देखो, अभी परिस्थिति के अनुसार काम करती है, ठीक है? तो एग्जाम्पल जो भी लेंगे वो परिस्थिति के हिसाब से। चलिए, समझ में आ रहा है? देखो, पहला हो गया आपका अनुकूलन। क्या होता है अनुकूलन बेटा? एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, सब लोग पिक्चर देखते हो, मूवीज देखते हो, पुराने जमाने वाली मूवीज, अमिताभ बच्चन वाली, वहां पे अक्सर दिखाया गया था कि जो हीरो बनता था वो शुरुआत में चोर होता था, याद है? शुरुआत में चोर होता था, लेकिन वो चोरी करता था, लेकिन दान बहुत करता था, गरीबों में सारा पैसा बांट देता था। जब हीरो जिसको बनना होता था, शुरुआत में जब मूवी स्टार्ट होती थी तो ऐसे तो स्टार्ट होती थी कि वो चोर है और लेकिन बहुत अच्छे दिल का है, चोरी बहुत करता है, लेकिन सब पैसा दान कर देता है। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चोर है कोई व्यक्ति, उसको समझते हैं कि कोई व्यक्ति चोर है और वो दानी है, उसके अंदर 2 क्वालिटीज हैं, चोर है प्लस दानी है, गरीबों में दान करता है, अमीरों के यहां से चोरी करता है। अब हमको चयन करना है परिस्थिति के अनुसार। अब मान लीजिए 2 परिस्थिति यहां पे बनेगी कि हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए उसका अच्छा गुण क्या होगा? दानी। वो चोरी करके लाता है, कहां से लाता है, हमको उससे लेना देना नहीं रह जाएगा, हमको उससे लेना देना
नहीं रह जाएगा। हमको उससे क्या मतलब है, हमको मतलब है उसके दानी होने से। तो हम उसके एक अच्छे गुण, हम गरीब हैं, परिस्थिति के अनुसार हम गरीब हैं तो, लेकिन वो दान बहुत करता है, तो हम उसके एक अच्छे गुण का चयन करेंगे। हम उसके अच्छे गुण का परिस्थिति के अनुसार चयन करेंगे, ठीक है। और हम उसकी आकृति निर्माण का आंसर करेंगे, चोर का नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति, एक दानी व्यक्ति का आकृति निर्माण अपने दिमाग में उसके लिए करेंगे। दूसरी सिचुएशन, हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत अमीर हैं, ठीक है, और हमारे घर से उसने चोरी की, हमारे घर से उसने चोरी की। फिर से ये चीज यहाँ पे ऐसे ही डिट्टो सेम हो गई, एक आकृति अनुकूलन हुआ, एक चोर है प्लस वो दानी है, ठीक है। अब चोर है और दानी है, तो हमने क्या किया कि ये सेम रह गया आपका अनुकूलन। अब चयन करना है, तो हम उसके, हम बहुत अमीर है, मेरे घर से तुमने चोरी की है, तुम लाख दानी हो, हमसे क्या लेना देना है भैया, भाई तुम बहुत बड़े दानी हो, हमसे कोई लेना देना, हमारे घर से तो तुमने चोरी की, हमको तो कंगाल बना गए। तो हम क्या करेंगे, उसके बुरे गुण का चयन करेंगे परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति के अनुसार हम अमीर हैं, यहाँ पे हम गरीब थे, ठीक है, हम गरीब हैं यहाँ पे, और आपसे दान मिला, यहाँ पे बुरा गुण, हम अमीर हैं, मेरे घर से चोरी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकृति निर्माण की किसकी करेंगे, चोर की। आप लाख दानी हो, हमसे क्या लेना देना, हम आकृति निर्माण आपकी करेंगे, तो कैसे करेंगे, चोर की। आपको चार लोगों में क्या बोलेंगे, हम आपको वहां पे चोर बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। चलो अब एक और एग्जाम्पल बेटा लेके समझते हैं, ठीक है। हाँ, अब देख अपने फील्ड से एग्जाम्पल हो जाए। मान लिया कि मैं पर डे रात में 2 खंभा लगा लेता हूं, ठीक है, मतलब शराबी है। मान लिया कि आपका जो शिक्षक है, मैं नहीं, आपका शिक्षक जो भी है वो शराबी है, प्लस पढ़ाता बहुत अच्छा है, शराबी है प्लस अच्छा शिक्षक भी है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमको चयन करना है उसकी आकृति का। भाई हम एक स्टूडेंट है, मैं रोज रात में, मैं एक टीचर हूं और तुम एक स्टूडेंट हो, मैं रोज दारू पीता हूं रात को और क्लास में बहुत अच्छा आके पढ़ाता हूं सुबह, ठीक है। अब आप एक स्टूडेंट होने के नाते कहो, क्या कहोगे कि हमसे क्या लेना देना भाई, वो दारू पिए, शराब पिए, कुछ भी करे, डाका डाले, हमसे क्या लेना देना, क्लास में आते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, हम क्लास टॉप कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन आईआईटी में, नीट में, जेई में, प्राइमरी का मास्टर में, सब जगह हो रहा है, टीजीटी में, पीजीटी में, सब जगह मेरा सिलेक्शन हो रहा है उनसे पढ़ के। तो हमसे क्या लेना देना कि वो रात को दारू पी लेते हैं, हमसे क्या लेना देना भाई, हमको हमको तो अपने हिसाब से मतलब है, परिस्थिति के अनुसार हमको हमसे क्या लेना देना है। तो हमको किस चीज का चयन करना है, अच्छे गुण का। हम यहाँ पे किस चीज का चयन करेंगे, अच्छे गुण का चयन कर लेंगे। और आकृति निर्माण आपके दिमाग में, आप हमेशा मेरे पैर छूओगे, भले ही मैं रात में दारू पीऊं, आप कहोगे टीचर बहुत बढ़िया था भाई, अच्छा शिक्षक, ये आकृति निर्माण हो गई, ठीक है। तो ये रहा आपका एक बेसिक सा एग्जांपल, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ये पूरा हो गया आपका बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग एक और सिद्धांत देखते हैं, क्योंकि सिद्धांत बहुत ढेर सारे हैं, आप लोगों को सभी सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे से देखना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। क्या देखना है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। अब संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, तो किसने दिया है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, सबसे पहली बात तो यहां पे यही उठ के आ जाएगी कि किसने दिया है संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है डैनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है डैनियल गोलमैन ने। किसने, डैनियल गोलमैन। याद रखना बेटा, किसने सिद्धांत दिया है, ये चीज बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है डैनियल गोलमैन ने। क्या कहा है डैनियल गोलमैन ने कि हमारी बुद्धि, इन्होंने क्या कहा है, हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि सदैव एक जैसा कार्य नहीं करती, हमारी बुद्धि सदैव एक जैसा कार्य
नहीं करती, हमारी बुद्धि सदैव एक जैसा कार्य नहीं करती। ये कहा इन्होंने। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारा जो बुद्धि का कार्य करना, बुद्धि का कार्य करना, बुद्धि का कार्य करना किसी परिस्थिति, बुद्धि का कार्य करना किसी परिस्थिति में मौजूद, किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करती है। किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करता है। तो समझते हैं, अभी हम लोग परेशान नहीं होना कि क्या लिखे जा रहे हैं, क्या लिखे जा रहे हैं। देखो, बुद्धि का कार्य करना किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करता है, इस बात से क्या समझ में आया? अच्छा, अक्सर देखा होगा आपने कि किसी दिन आप बहुत, पापा बहुत अच्छे मूड में है, आप भी हंस के मजाक करो, आपने मजाक करना स्टार्ट किया, पापा हंस रहे हैं, मम्मी हंस रही है, सबका दिमाग बहुत अच्छा था, संवेग वहां पे बहुत अच्छे उत्पन्न हो रहे थे। तो उसी बात के लिए आपको बहुत सब लोग हंस रहे, बात क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है, बहुत अच्छा मजा आ गया, आपको बड़ी तारीफें हुई, आपकी सब लोग हंस रहे थे। किसी दिन पापा का मूड नहीं सही था और आपने कर दिया वहां पे कोई घटिया सा मजाक, घटिया सा क्या, अच्छा ही मजाक, जो मजाक आपने उस दिन किया था, हो सकता है कि वही मजाक आपने किसी और के सामने उसी परिस्थिति में किया, उसने दो लगाया, क्या फर्जी दिमाग खाता है, तो भागो चलो निकले। तो क्या मजाक सेम था, बात सेम थी, लेकिन एक जगह आपको वहां पे सबका मूड अच्छा था, परिस्थिति अच्छी थी, तो आपको तारीफ मिली, ठीक है। और वही अगर परिस्थिति नहीं सही थी, किसी का मूड नहीं सही था और आपने वही मजाक किया, तो वहां पे क्या हुआ, आपको डांट पड़ गई, ठीक है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये भी रहेगा कहीं ना कहीं कि आप किसी प्रश्न को, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हो घर पे, ठीक है, तो वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपसे घर पे सही होते हैं, आपसे वही प्रैक्टिस क्वेश्चंस घर पे सही होते हैं, और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वही क्वेश्चंस आपसे गलत होने लगते हैं, वही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम हॉल में गलत होने लगते हैं। फर्क क्या हुआ, संवेगों का फर्क हुआ। आप वहां पे घर पे थे तो फ्री थे, रिलैक्स थे कि ठीक है, नहीं आएगा तो समझ लेंगे, देख लेंगे। एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर, एग्जाम हॉल में आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया और वही क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल है संवेगात्मक बुद्धि का, ठीक है। और एक बात, संवेगात्मक बुद्धि जो शब्द है उसको किसने दिया था, तो सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द जो है ये सबसे पहली बार सैलोवी और मेयर्स ने यूज किया था। संवेगात्मक बुद्धि शब्द, संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले सैलोवी एवं मेयर्स ने दिया। सैलोवी एवं मेयर्स ने दिया। संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले सैलोवी एवं मेयर्स ने दिया। संवेगात्मक बुद्धि शब्द, इसको याद रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत पूछता है किसने दिया, तो डैनियल गोलमैन ने दिया। वही अगर सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया, तो सैलोवी एवं मेयर्स ने किया था, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि निर्धारण के 4 तत्व भी बताए हैं इन्होंने। संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं इन्होंने। यहां से लिखते हैं हम लोग, पहला, दूसरा, पहला स्व जागरूकता। क्या है पहला? स्व जागरूकता। दूसरा है सामाजिक प्रबंधन। स्व जागरूकता आत्म प्रबंधन, ठीक है। स्व जागरूकता आत्म प्रबंधन दूसरा है। आत्म प्रबंधन मतलब खुद को सिचुएशन के हिसाब से परिस्थितियों को जागरूक बनाना है। सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन, स्वयं का मैनेजमेंट करना है।
फिर यहाँ पे आएगा आपका तीसरा और ये हो जाएगा आपका चौथा। स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन। फिर आता है आपका सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल और फोर्थ आपका हो जाएगा सामाजिक चेतना, मतलब समाज के प्रति आप कितने कॉन्शियस हैं, कितने होशो हवास में हैं। सामाजिक कौशल और सामाजिक चेतना। ठीक है, तो ये हो गया आपका संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इतनी ही बातें हैं कि हमारी बुद्धि सदैव एक जैसा कार्य नहीं करती। हमारी बुद्धि का कार्य करना किसी परिस्थिति में मौजूद संवेगों पर निर्भर करता है। संवेगात्मक बुद्धि सबसे पहली बार सर्वोवी मेयर्स ने दिया और संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए: स्वजागरूकता, आत्म प्रबंधन, सामाजिक कौशल और सामाजिक चेतना। ठीक है, स्वजागरूकता मीन्स होता है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म प्रबंधन मीन्स होता है सेल्फ मैनेजमेंट, फिर होता है सोशल स्किल और फिर सामाजिक चेतना यानी कि सोशल कॉन्शियसनेस। मतलब आपको पहले स्वयं को जागरूक बनाना है, सेल्फ को मैनेज करना है, खुद को मैनेज करना है, फिर उसके अंदर आपके अंदर सोशल स्किल होना आनी चाहिए आपको कि समाज के बीच में रह के हमको क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है। और लास्ट में आता है आपका सामाजिक चेतना कि आप समाज के बारे में कितने ज्यादा अवेयर हैं, आप समाज के बारे में कितने ज्यादा अवेयर हैं। ठीक है, चलिए अगर इतनी बातें समझ में आ गई ना बेटा, कुछ और बात कर लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है जेपी गिलफोर्ड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को बात करनी है जेपी गिलफोर्ड के बारे में। जेपी, ये आपका नेक्स्ट बुद्धि का सिद्धांत होगा जेपी गिलफोर्ड का। जेपी गिलफोर्ड का आपका नेक्स्ट बुद्धि का सिद्धांत किसका होगा? जेपी गिलफोर्ड का। चलिए तो फिर आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से इतना आज के लिए आपके लिए काफी है, क्योंकि ढेर सारा आपने देख लिया है, सीख लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर पढ़ते हैं हम लोग जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। सिद्धांत का नाम भी मैंने आपको बता दिया, आप चाहो तो हेडिंग बना सकते हो। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रितंत्र सिद्धांत किसका था? सब लोग को कमेंट करके बताना है कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। फिर हम लोग कल मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। टाटा, बाय बाय।